नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर ये बताइए कि काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें। आखिर काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, आखिर काव्यगत सौंदर्य होता क्या है। तो आज इन सब सवालों के हल हमसे सुनिए। काव्यगत सौंदर्य, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, काव्यगत सौंदर्य का मतलब क्या होता है। सौंदर्य का मतलब तो जानते हो आप ना, सौंदर्य का मतलब सुंदरता होता है। तो काव्यगत का मतलब काव्य के अंतर्गत, काव्यगत का मतलब गत माने चला गया, अर्थात जो काव्य में चला गया है, काव्य के अंतर्गत है। उस काव्य का सौंदर्य आपको लिखना है कि आखिर उस कविता में क्या सौंदर्य कवि ने भरा है, क्या प्राण तत्व फूंका है, कौन से ऐसे प्राण तत्व हैं कविता के जिनको कवि ने इसमें ला करके रख दिया है। जैसे रस, कौन से रस से सराबोर किया है पंक्तियों को कवि ने, कौन से छंद से, कौन से छंद का प्रयोग किया है कवि ने, कौन से रस का, कौन से अलंकार का, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, कौन से गुण का प्रयोग किया है। अच्छा, ढेर सारे बच्चे भाषा लिख देते हैं, रस समझ लेते हैं, छंद समझ लेते हैं, अलंकार भी समझ लेते हैं, परंतु गुण और शब्द शक्तियां नहीं समझ पाते हैं कि यार हम शब्द शक्तियां और गुण कैसे पहचाने। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ये कक्षा 9, 10 तथा 11, 12 सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे ग्रेजुएशन के छात्र हों, जो जो लोग हिंदी पढ़ते और पढ़ाते हैं, जहाँ जहाँ व्याख्या करने को आती है या फिर जहाँ व्याख्या करने को नहीं, पद्यांश के प्रश्नोत्तर भी आते हैं, वहां पर भी ये बात पूछ ली जाती है कि इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें गुण कौन सा है। तो सबसे पहले हम गुणों की चर्चा करते हैं कि काव्य गुण क्या होते हैं। ये गुण काव्य गुण है, ठीक है, वैसे तो गुण गन्ने में भी होता है, और गुण माने क्वालिटीज भी होती हैं आपकी। काव्य के शोभा कारक धर्म समझ लीजिए, काव्य के शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। जो काव्य की शोभा को करते हैं, शोभा को कराने वाले, जो काव्य की शोभा को करते हैं यानी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकार, और काव्य के को शोभा के जो कर्ता धरता है वो होता है गुण। तो वे गुण कहलाते हैं जो काव्य शोभाकारान धर्म। ठीक है, काव्य का के शोभा कारक जो धर्म है वो गुण कहलाते हैं। अच्छा, गुणों की चर्चा 3 प्रकार की बताई गई है। आप जानते भी हैं गुण केवल 3 प्रकार के मुख्य बताए गए हैं, किसी ने 10 गुणों की चर्चा की, किसी ने 20 गुणों की, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के ही गुण बताए गए, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण क्या है। अच्छा, प्रसाद का अर्थ तो जानते हो, प्रसन्नता। हमें प्रसाद मिलता है तो प्रसन्नता होती, तो प्रसाद का मीन्स ही होता है प्रसन्नता। अब प्रसाद माने प्रसन्नता, तो जो चित्त को प्रसन्न करे, जहां पर आपका चित्त यानी कि हृदय प्रसन्न हो जाए, तो जहां पर चित्त यानी आपका हृदय प्रसन्न हो जाए, जहां जो कारक आपके हृदय को प्रसन्न करे, चित्त को प्रसन्न करे, वो प्रसाद गुण कहलाता है। उस काव्य में, जिस काव्य में आपको पढ़ करके बड़ा आनंद का अनुभव हो और प्रसन्नता हो, मन आह्लादित हो उठे, मन प्रसन्न हो जाए, एक मन को शांति मिले, तो वहां क्या होता है, वहां आपका प्रसाद गुण होता है। और समस्त रसों एवं समस्त रचनाओं में ये होता है। प्रसाद गुण लगभग सभी रचनाओं में और सभी में होता है। अब यहाँ पे देखो लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो यहाँ पे एक भाव ऐसा लगता है कि जिससे मन शांत हो रहा है और मन में आह्लादता होती है, प्रसन्नता होती है। अब ओज तो जानते हो, ओजस्वी भाषण दिया, ओज गुण तो जानते हो कहाँ होता है ना। तो जहाँ पे उत्साह की बात की जाए, जहाँ पे वीर रस हो, वहां पे ओज गुण होता है। जिस जिस पद पंक्तियों में वीर रस दिखाई दे आपको, वहां पे आप ओज गुण लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में पूरा का पूरा ओज गुण है। ठीक, या फिर आप महाराणा प्रताप का पढ़ लीजिए, चढ़चे तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो टठा डाढ़ा
इत्यादि वर्णों की आवृत्ति भी काव्य में पंक्तियों में अगर आपको कहीं दिखे, टाठा डाढ़ा का ज्यादा प्रयोग है। चिक्करहि दिग्गज डोल नहीं महे, कोल कूरम कलमले, है ना, वो तो टाठा डा के आवृत्ति जरूर कहीं ना कहीं ये अक्षर जरूर आएंगे। जैसे कि चढ़चेतक पर अढ़ाया, तलवार उठा करता था भूतल पानी को, तो डाढ़ा, टाठा डाढ़ा अढ़ा, ये सब शब्द इसमें दिखाई देते हैं। और फिलहाल जहां पे वीर रस होता है वहां पर आपको लिख देना है क्या, ओज गुण। अब माधुर्य गुण कहाँ होता है? माधुर्य गुण अच्छा जानते हो, माधुर्य मतलब मधुरता। तो जहां पर अन की मात्रा का प्रयोग हो, पंचमाक्षरों का प्रयोग हो, पंचमाक्षर जानते हो, इया मंगणनम, इया अंगाणा ना मा, पंचमाक्षर लास्ट के, इया अंगाणा ना मा का प्रयोग हो, बिंदी का प्रयोग हो, अनुस्वार चांद बिंदी का प्रयोग हो, अनुनासिक का प्रयोग हो। तो जहां पर ये बिंदी बिंदी ज्यादा आती हैं, आधा ना आधा माँ, ये सब जहाँ पे ज्यादा आता है, जो नाक के द्वारा ध्वनि निकलती है जिस काव्य में, वहां पे माधुर्य गुण होता है। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो मंगल भवन, अब मंगल में माँ आया, माँ पे बिंदी आई, अमंगल भी आ गया तो मंगल भवन अमंगल हारी, ना 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 भी आ गया। तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, एक तो अनुनासिक, अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग ज्यादा होता है जहाँ पे माधुर्य गुण होता है। तो समझ गए आप, यानी जहाँ पे चित्त को प्रसन्नता हो वहाँ प्रसाद गुण, जहाँ पे वीर रस हो वहाँ ओज गुण, और जहाँ पे माधुर्य व्यंजक शब्दावली हो, यानी कि कहने का तात्पर्य है अन की मात्रा हो, चांद बिंदी हो, आधा ना आधा माँ आधा इया, ये सब गंगा वगैरह सब लिखा हो, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अब देख लेते हैं शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं। शब्द शक्तियाँ का मतलब होता है शब्द की शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का जो अर्थ बोध कराती है वही शब्द शक्ति होती है। तो खैर आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो शब्द शक्ति क्या होती है, जो शब्द के अर्थ का बोध कराती है, वो शब्द शक्ति होती है कि अर्थ आप कैसे निकाल रहे हैं और कहाँ से निकाल रहे हैं। शब्द शक्तियों के भी तीन प्रकार बताए गए हैं, आचार्यों ने बताए हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द शक्तियाँ आपके होती हैं मुख्यतः। अभिधा क्या होती है इसको देखिएगा, अभिधा का मतलब है सीधा सीधा, ठीक है, जो कुछ सीधा सीधा आपकी समझ में आ जाए। अर्थ अगर सीधे सीधे आपकी समझ में आ रहा है कि कवि जो कह रहा है वही समझ में आपकी आ रहा है, ठीक है, तुम हंसते हो, तुम जाते हो, तो तुम हंसते हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम पाते हो, तुम सोते हो, तुम उठते हो, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा ना, मैं सोता हूं। तो जहां पे अभिधा होती है, अभिधेय अर्थ होता है, यानी कि मुख्य अर्थ का ही बोध होता है। जैसे ही पढ़ो वैसे डायरेक्ट ही बोध हो जाए आपको कि हाँ ये बात लेखक कह रहा है, कहीं कठिन अर्थ ना निकले, सीधा सीधा अर्थ निकल आए, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा, दूसरी है लक्षणा, अर्थ लक्ष्यार्थ से निकलता है, लक्षण के माध्यम से आपको अर्थ समझना होता है। जैसे वो उसकी बहुत बड़ी जटाएं हैं, तो आपको क्या समझ में आया, बहुत बड़ी जटाएं हैं यानी कि साधु होगा, तो लक्षण से अर्थ समझ में आया। जैसे कह सकते हैं रामू बैल है, तो इसका लक्ष्यार्थ क्या रामू बैल है, वास्तविकता ये थोड़ी है। वास्तविकता क्या है, लक्षण है। यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्यों, क्योंकि रामू बैल है, इससे क्या होता है कि बैल का बोध हमें होता है, लेकिन लक्ष्यार्थ कुछ और है। होता तो बैल का बोध है, क्या रामू वाकई में बैल है, भूसा खाता है, नहीं 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 नहीं, कहा गया है रामू बैल है। भैया जिसका नाम रामू हो अन्यथा ना ले, वो उसके लिए नहीं है। अब ये ऐसे उदाहरण है। तो रामू बैल है मतलब क्या वाकई वो बैल है, या फिर रामू गधा है, या क्या वाकई में गधा, या रामू होशियार है, चतुर है। तो होशियार चतुर थोड़ी कह सकते हैं, रामू लोमड़ी कह सकते हैं, लोमड़ी चतुर होती। तो अर्थ यही निकालेंगे, बैल का मतलब मूर्ख होता है, तो बैल जानवर है जो मूर्ख होता है। तो लक्षण किसके दिखाई दे रहे हैं, बैल के, यानी मूर्खता के। तो इसलिए इसको लक्ष्यार्थ से हम लक्षण से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है।
और जब लक्षणा से भी काम नहीं चलता है, जब लक्षणा से भी अर्थ नहीं निकलता है, तो लक्षणा के माध्यम से जो अर्थ निकाला जाता है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थ व्यंजित रहता है, बड़ा कठिन रहता है, बहुत देर में समझ में आता है, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्ष्यार्थ के जानने से पहले हम व्यंग्यार्थ नहीं समझ सकते, यानी जब हम लक्षणा जान पाएंगे, लक्षणा शब्द शक्ति समझ पाएंगे, तभी व्यंजना शब्द शक्ति समझ पाएंगे और तभी व्यंग्यार्थ को समझ पाएंगे। ठीक है, जब लक्षण समझेंगे तभी व्यंग्य समझेंगे। अब जैसा कि कहा गया श्याम गधा है, तो क्या श्याम गधा है? हमने उसके लक्षण देखे और थोड़ा सा व्यंग्य भी यहाँ पे हुआ। लक्षार्थ से हम हर अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो व्यंग्यार्थ की ओर जा रहा है और मुझे उसमें व्यंग्य दिखाई दे रहा है। व्यंग्य मतलब मजाक दिखाई दे रहा है। तो लक्षार्थ के जानने से पहले हम व्यंग्यार्थ बिल्कुल नहीं समझ पाते, क्योंकि लक्ष्यार्थ मतलब क्या है? लक्ष्य अर्थ, यानी लेखक जो कहना चाहता है वो मूल अर्थ क्या है। तो जहां लक्षार्थ के माध्यम से अर्थ को समझा जाता है वो क्या होता है? अब जैसे कि कह दिया जाए कि रात के 9 बजे हैं, तो इसके कितने अर्थ निकलेंगे? भाई रात के 9 बजे हैं, अब इस टाइम कहाँ जा रहे हो, ये भी तो अर्थ निकाल रहे हो। अब रात के 9 बज गए हैं मतलब अभी तक खाना नहीं बना, रात के 9 बज गए हैं, रात के 9 बज गए मतलब आप सो। तो कितने अर्थ निकलते हैं? रात के 9 बजे हैं अगर कह दिया जाए तो कितने अर्थ निकलते हैं? जैसे कि अच्छा, तो लहजा अलग अलग होता है। जैसे अच्छा कहा जाए, अच्छा मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, वो पीके में बताता है ना अच्छा, तो वो आश्चर्यचकित हो जाना। अब जैसे आप किसी को देख लो, अच्छा आप ये कर रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो स्वीकृति भी होती है, मना भी करना होता है, और किसी को डांटना भी होता है। तो रात के 9 बज रहे हैं, इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, हम पक्का नहीं कर पा रहे हैं क्या अर्थ निकल रहा। तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है, रात के भाई 9 बज रहे हैं। अब उसमें क्या हो सकता है? कोई खड़ा भी होता है रात के अंधेरे में 9 बजे, उसको भी कह सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी पिताजी डांट सकते हैं, या फिर आपको टीवी चलाने के लिए कहा जा सकता है। तो रात के 9 बज रहे हैं तो बिल्कुल पक्का अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, लेखक क्या कहना चाहता है, तो वो लक्ष्यार्थ से लेकर के अर्थ हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज शायद समझ गए होंगे। और हम बता देते हैं, देखो क्या क्या हेडिंग्स पढ़ती हैं। वैसे तो रस भी पढ़ती है हेडिंग्स, काव्य सौंदर्य लिखने में नंबर 1 की हेडिंग रस रहती है। हेडिंग नहीं होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं और हेडिंग द्वारा भी लिख सकते हैं, मैंने बताया है। तो ये रस होता है। फिर छंद भी लिख देना है आपको, दूसरे में छंद लिख देना है। तीसरी बात अलंकार लिखना है। ठीक है, अलंकार, तो ये सब रस छंद अलंकार लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे भाषा क्या है, भाषा क्या है, शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति, और गुण कौन सा है। ठीक, गुण कौन सा है, और एक आध लाइन नोट्स में डाल दी जाती कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है, या कवि ने क्या आशय इस काव्य पंक्तियों में किया है। तो ये चीजें लाइन डाल दी जाती हैं, तो काव्य का सौंदर्य मजबूत हो जाता है और अंक हमें पूरे के पूरे मिलते हैं। चलिए, आप सभी समझ गए होंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ चलती हैं हिंदी की लाइव क्लासेस सुबह 7:30 पे, और शाम 7 बजे हिंदी की लाइव क्लासेस चलती हैं इंटरमीडिएट के लिए, शाम को इंटरमीडिएट के लिए, और सुबह हिंदी कक्षा 10 के लिए यानी हाई स्कूल के लिए।